हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा अध्याय चल रहा है 3, वहां पर हम लोग 3.2 तक पूरा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.3। इसके अंदर हम लोग जो भी सीखेंगे वो भी आप लोग उसको करके देखिएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 3.3 प्रश्नावली को। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली के अंदर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होना चाहिए, मतलब हमें आना चाहिए। देखो अब हमारी जो 3.4 और 3.3 जो है, जो प्रश्नावली आने वाली है, उस प्रश्नावली के अंदर हमें इन सभी चीज़ों को, वैसे तो पूरा 3 चैप्टर जो है, 3 अध्याय जो है ना, वो पूरा हमारे लिए ज़रूरी है। और जितने भी ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा हूँ एक एक चतुर्भुजों के बारे में, उनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज को समझने के लिए ही तो ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारे चतुर्भुज जो मैं आपको इनका एक छोटे तौर पे मैं आपको इनका एक कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। यही इंट्रोडक्शन हमारा अगले वीडियो जो 3.4 है उसमें भी दोबारा आएगा, क्योंकि हम लोग इसको इसलिए करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे चैप्टर में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं चतुर्भुज, जिसके अंदर है समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है और उसके अंदर क्या चीजें होती हैं और क्या क्या बातें हमको उसकी ध्यान रखनी है, वो सारी बातें हमको इसके अंदर समझना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज को जनरली हम लोग ऐसे भी, पैरेललोग्राम, उसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। या आप उसको दो समांतर लाइन भी बना सकते हो, तो वो समांतर चतुर्भुज का एक क्या हो जाता है, उसको प्रेजेंट करता है समांतर चतुर्भुज को। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। अब सबसे पहली बात होती है सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या होता है? जैसे ये, इसके सम्मुख कौन सी भुजा है? ये है। इसके सम्मुख कौन सी भुजा है? ये है। तो इससे हमने क्या देखा? इससे हमने ये देखा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर के साथ साथ क्या होती है? बराबर भी होती हैं। ये क्या होता है? इसका नियम होता है। जैसे समांतर क्या हो गया? ए बी बराबर ए बी समांतर है डीसी के, और एडी समांतर है बीसी के। और यही बात, दूसरी बात क्या है? ये बराबर भी होंगी। ए बी बराबर है डीसी के और एडी बराबर है बीसी के भी। आई बात समझ में? तो पहला क्या क्या लिखा हुआ? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है ना। सम्मुख भुजाओं का मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। दूसरा क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। भैया देखो ये सम्मुख, ये इसके सम्मुख है, ये इसके सम्मुख है, ये हमने बता दिया। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये सम्मुख कोण का मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होता है। मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल डी। तो भाई जब भी समांतर चतुर्भुज की बात आए तो आप लोगों को ये रूल्स रेगुलेशन ध्यान में रखना है। दूसरी बात, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण क्या है? इसके अंदर ये दो विकर्ण है। कौन कौन से विकर्ण है? सबसे पहले एसी और दूसरा विकर्ण क्या है? बीडी, है ना। ये क्या है? बीडी। दोनों विकर्ण है, ठीक है। अब क्या है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब OA इज टू OC, OA OC, और उसके बाद क्या है? OB इज टू OD, OB इज टू OD। तो देखो इस समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने क्या क्या सीखा? ये समांतर चतुर्भुज के हमने सीखा कि सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती हैं। सम्मुख भुजाएं, है ना, क्या होती हैं? बराबर भी होती है और समांतर भी होती हैं। दूसरी बात, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब इसको आपस में ऐसे विभाजित करते हैं। मतलब OA और OC
OB और OD। तो ये समांतर चतुर्भुज की क्या हो गई, पहचान हो गई। समांतर चतुर्भुज फिर से समझ लो, समांतर, समांतर का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होना, सम्मुख भुजाएं समांतर होना, सम्मुख कोण बराबर होना, है ना। सम्मुख कोण, जो सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ये जो 3 जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन पे विशेषकर फोकस करना है ना। और ये भी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और एक विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो सभी को ये पूरा समझ में आया कैसे लिखा है मैंने। आप इनको एक शॉर्ट में अपने तरह से एक लिख भी सकते हो कि हमने इसको किस तरह से पूरे अल्फाबेट में भी हमने इसको किया है, तो आप लोग इसको भी समझ सकते हो कि हमने इसको किस तरह से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कौन सा, सम चतुर्भुज। अब देखिए सम, सम से ही समझ में आ रहा है, सम, सम का मतलब होता है पूरा हर चीज सम, मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये जो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है ना। क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। बराबर माप का मतलब, जैसे मान के चलिए मैंने PQ ले लिया तो PQ भी 4 है, PQ कितना हो गया 4, तो RQ भी कितना हो गया 4, ठीक है, RS भी कितना हो गया 4 और PS भी कितना हो गया 4। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहला एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर हो गया। ये देखो, ये कहीं ना कहीं जो हमारा वर्ग होता है ना, वर्ग से ही रिजेंबल होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। आया समझ में। दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, और इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब विकर्ण परस्पर लंब का मतलब क्या होता है, देखिए, और हां, विकर्ण परस्पर लंब कब होंगे, विकर्ण परस्पर लंब जब होते हैं जब सभी भुजाएं बराबर होती है। ध्यान रखना, मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझना कि एक होता है आपका सम चतुर्भुज और एक होता है वर्ग, है ना। एक सम चतुर्भुज होता है और एक वर्ग होता है। देखो इस चक्कर में मेरा पेन भी गिर गया, है ना। एक सम चतुर्भुज होता है और एक वर्ग होता है। दोनों के अंदर क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को लंब क्या करते हैं, परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंब होते हैं। लंब का मतलब क्या होता है, देखिए ये मैंने विकर्ण बनाया और ये विकर्ण बनाया, तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब होता है विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होना, तो है ना, विकर्ण लंबवत होना, तो इसका मतलब यही होता है ना। तो हमने एक सीखा समांतर चतुर्भुज। तो एक सम चतुर्भुज जो होता है ना, उसके अंदर सारी खूबियां होती हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज की। बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को ये बार बार बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, जब हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन भी करेंगे, हम लोग जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, मतलब खाली स्थान करेंगे, सही जोड़ियां करेंगे, सही गलत करेंगे, तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, बताओ हाँ के ना। यस, हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो सम चतुर्भुज होता है ना, इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के सारे गुण क्या होते हैं, परस्पर जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, मतलब समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके अंदर भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और क्या होगा, ये आमने सामने के जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, वो भी बराबर होंगी। क्या है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के अंदर जितने भी गुण थे वो इन सबको फुलफिल करता है। आया समझ में। हमने पहले करा था पैरेललोग्राम, दूसरा करा था रोम्बस, मतलब हमने पहला क्या किया है, समांतर चतुर्भुज, दूसरा क्या किया है, अपना सम चतुर्भुज, ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छे से आ गया, इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आयत। आयत क्या होता है, आयत। अब मैं जो एक बात बताओ, आयत के ऐसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितने उदाहरण होते हैं जो आयत का कैरेक्टर निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये बोर्ड है, ये भी क्या है, आयत ही है ना। क्या होता है इसमें, इसमें ये वाला और ये वाला जो लाइन होती है वो इक्वल होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब लाइन होती है, वो इक्वल होती है ना। मतलब क्या होता है,
ये जो है ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण अपने घर में जो माचिस होती है वो भी क्या होती है, आयत जैसी होती है। आपने देखा होगा 2 लाइनें बड़ी होंगी, इधर की 2 लाइनें छोटी होंगी। हमारे जो कॉपी पढ़ते हैं हम लोग, जिस पे लिखते हैं कॉपी, वो भी आयत जैसी होती है ना। तो इस तरह से होता है। अब इसके अंदर हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखो, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्यों, सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है, पैरेलल, मतलब समांतर होती है और बराबर भी होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। देखिए आयत के अंदर भी समांतर के सारे गुण होते हैं। क्यों, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो सम्मुख कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। इसके भी सम्मुख कोण क्या है, आपस में बराबर है ना। ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो क्या होगा, एक कोण समकोण तो होगा, सम्मुख कोण बराबर भी होंगे। सम्मुख कोण क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के लिए गुण होते हैं। इसके अंदर भी किसके गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। दूसरा, प्रत्येक कोण समकोण होता है। भैया देखो, प्रत्येक कोण समकोण हो गया, विकर्ण बराबर माप के होते हैं, और विकर्ण भी होते हैं ना, वो भी बराबर माप के होते हैं। आया समझ में। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज जिसमें सब कोण समकोण होते हैं, तो सबसे पहली बात, इसके अंदर भी जो KL होगा वो इक्वल हो जाएगा NM के, ठीक है। और KL समांतर भी होगा किसके, NM के, मतलब बराबर होगा, बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। और KN की अगर मैं बात करता हूं, KN बराबर होगा ML के, और जो हमारा KN है वो पैरेलल भी होगा, मतलब समांतर भी होगा ML के। तो ये हमने सीखा, प्रत्येक कोण समकोण होना, है ना। और ये किसकी पूरा निभाता है, पूरा समांतर चतुर्भुज के, पूरा समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड करता है। दूसरा, प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब एंगल L 90 है तो हमारा M भी 90 होगा, ठीक है। M भी 90 होगा, K भी 90 होगा और N भी 90 होगा। दूसरा, विकर्ण बराबर माप के होते हैं, मतलब ML की जो लेंथ है, मतलब क्या होगा, विकर्ण क्या होंगे, बराबर माप के होंगे। मतलब NL की जो लंबाई है वही लंबाई KM की भी होगी। आया समझ में। मान के चलो इसकी लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा। हमने क्या करा, समांतर चतुर्भुज पढ़ा, समांतर चतुर्भुज के बाद हमने सम चतुर्भुज पढ़ा, सम चतुर्भुज के बाद हमने अब आयत पे आ गए। अब आयत के बाद अगला क्या आता है, आते हैं उसके आगे वाला आ रहा है वर्ग। मैंने क्या बोला, वर्ग और सम चतुर्भुज एक ही होते हैं, वर्ग और सम चतुर्भुज एक ही होते हैं। मतलब कुछ कुछ चीजें उसकी बिल्कुल एक ही जैसी होती हैं। जैसे सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब जैसे मान के चलिए ये अगर 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर भी ये देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या है, आयत एक जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज ये किसका है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत के सभी गुण होते हैं। भैया समांतर चतुर्भुज के क्या गुण हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज के गुण हो जाएंगे कि PQ बराबर है SR के, और PQ पैरेलल है SR के, ठीक है। और उसके बाद PS बराबर है QR, और PS समांतर भी है QR के, ठीक है। क्यों, ये समांतर चतुर्भुज का क्या, सम्मुख भुजाएं बराबर, और सम्मुख भुजाएं बराबर भी और पैरेलल भी। दूसरा समांतर चतुर्भुज का क्या हो गया, अपोजिट, मतलब सम्मुख कोण बराबर होना। सम्मुख कोण बराबर मतलब अगर एंगल P 90 है तो एंगल R भी क्या होगा, 90। अगर एंगल Q 90 है
है ना 90, तो एंगल एस भी क्या होगा 90 होगा। और समचतुर्भुज में जैसे मैंने बताया था सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके अंदर आयत में क्या था, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। और उसके बाद लेकिन इसके जो विकर्ण हैं वो विकर्ण क्या होंगे, जिसमें अगर सारी भुजाएं, इसके अंदर एक पॉइंट और बोल दो कि इसके अंदर एक पॉइंट हम और जोड़ सकते हैं कि जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं लंबवत, क्योंकि जब हम इसके अंदर विकर्ण डालेंगे, ठीक है, जब हम इसके अंदर विकर्ण डालेंगे तो जिसमें विकर्ण लंबवत जब भी होते हैं जब भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, तो जब मैं इसके अंदर विकर्ण डालूंगा तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के लंबवत होगा। 90-90 का कोण बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना ये बात, आई बात समझ में। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए ये हमारे समचतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी को निभाएगा। आया समझ में। तो देखो हमने यहां पे वर्ग भी कर लिया। अब आते हैं भैया हम काय पे, अब आ जाते हैं हम अब अगला, ये तो आप उड़ाते ही होगे, संक्रांति पे उड़ाते हो, क्या है ये, पतंग, है ना, उड़ाते हो ना कि नहीं उड़ाते। इसको मैं जैसे ऐसे बना दूं, थोड़ा सा ये बना दूं और ये बनाकर मैं ऐसा कर दूं तो बन गई पतंग, है ना, ये बन गई पतंग। फिर उसके बाद क्या करते हो, कन्ने बांधते हो, इधर इधर बांधते हो कन्ने। भाई मेरे को तो आते नहीं, आप मेरे को सिखा देना कमेंट में कैसे बांधते हैं, है ना। तो ये मुझे आते नहीं पर आप बता देना एक बार। तो चलिए थोड़ा सा अपने मजाक से हटके, पतंग, है ना, ये भी एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या करेंगे इसके अंदर, देखो एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होता है। आसन्न भुजाएं मतलब इसमें ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती हैं, आसन्न भुजा। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर होगा एडी के और डीसी बराबर होगा बीसी के, ठीक है। ये आसन्न भुजाएं हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, देखिए बिल्कुल होते हैं। एक विकर्ण मैंने ऐसा बना दिया, दूसरा विकर्ण मैंने ऐसा बना दिया, तो देखिए ये विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हो गए। उसके बाद एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब एक दूसरे को क्या कर देना, एक दूसरे को भागों में बांट देना, मतलब AO इजिकल्स टू OC, OD इजिकल्स टू OB। उसके बाद आकृति में कोण एंगल B बराबर एंगल D, बट एंगल A बराबर एंगल C नहीं होगा। इसके अंदर ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने अपने पूरे जितना भी हमने पहला इंट्रोडक्शन है इसको हमने पूरा कर लिया। और इंट्रोडक्शन को पूरा करने के बाद अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है हम उस पे आएंगे। तो आपने इसके पूरे रूल्स रेगुलेशन समझ लिए, अब हम इसको आगे बढ़ते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब आते हैं हम अपने सबसे पहले उदाहरण पे। देखिए उदाहरण क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज PQRS। देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने उसके रूल्स रेगुलेशन लिख देता हूं कि समांतर चतुर्भुज ये है समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, PQ बराबर होता है RS के, है ना, और PQ बराबर भी होगा, PQ जो होगा आपका पैरेलल भी होगा किसके, RS के, मतलब समांतर भी होगा। और ऐसे ही जो PS है वो बराबर होगा आपका, PS बराबर होगा QR के, और जो PS है वो समांतर भी होगा QR के। तो देखिए हमने ये सब पढ़ा है। और उसके बाद सम्मुख कोण एंगल P बराबर एंगल R, ये क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण। और उसके बाद एंगल Q बराबर भी क्या है, एंगल S, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है। तो ये सारी विशेषता काय की है, ये सारी आपकी विशेषता काय की है, आपके समांतर चतुर्भुज की है। ये एंगल P जो है वो इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब हमारा QR ये लाइन इसके बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7,
है ना, और ये PQ है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, सारी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो मुझसे पूछा है परिमाप, तो हमको जानते हैं कि चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो हम लोग निकालेंगे अतः चतुर्भुज का परिमाप, अतः समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं एक परिमाप ऐसे भी निकाल सकता हूं कि 7 + 12 + 7 + 12। तो क्या करा, इसको जो 2 थे उसको 2 से गुणा करके आप ऐसा भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 + 12 ऐसा कर दिया, क्योंकि 7 भी 2 बार था, 12 भी 2 बार था, तो 2 को क्या कर लिया, 2 को बाहर निकाल लिया। तो यही चीज है, सबको चारों जो साइड है उनको प्लस कर दो, ऐसा भी कर दो या ऐसा भी कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 और 12, 7 और 12 कितना होता है, 12 और 7 19, ठीक है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो इसका परिमाप कितना निकल के आया 38। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने इसका परिमाप निकाला, और परिमाप निकाल के हमने इसको सॉल्व किया, है ना, बहुत आसान था। आप चाहो तो इन सबको भी प्लस कर लो। कैसे प्लस कर लो, 12 और 12 कितना होता है 24, है ना, 24 और 7 24 हो जाएगा, और 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 24 और 14 कितना हो जाएगा, 24 और 14, 4 और 4 8, 2 और 1 3, तब भी कितना निकल के आया 38 निकल के आया। तो देखो परिमाप ऐसे ही निकालते हैं, बहुत इजी मेथड होती है परिमाप निकालने की भी। तो बस आप लोग ये फॉर्मूला लिखाओ। वैसे आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व करो। मैंने आप लोगों को एक बार अच्छे से इसलिए बता दिया कि जब भी हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं तो हमको इतनी सारी चीजें पता होना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, आकृति 3.26 में बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है। बेस्ट मतलब ये लिखा हुआ है BEST, तो उसको एक दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है, x, y तथा z का मान निकालना है। कौन सा चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर और क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो चलिए इसी शर्त के साथ, समांतर चतुर्भुज की इसी शर्त के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एंगल S है वो एंगल B के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर हमारा एंगल X जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के, ऐसा लिख लो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका 100 हो गया, क्योंकि एंगल B कितना दिया था, एंगल B हमें 100 दिया था। यहां पे लिख लो एंगल B कितना है, एंगल B 100 है। तो हम जानते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, ये एंगल B 100 है तो x भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है z निकालना है। तो आपने देखा होगा यहां पर, देखिए यहां पर x और z क्या है, आसन्न कोण है। एंगल x और एंगल z क्या है, आसन्न कोण है। तो क्या निकालेंगे, देखिए x प्लस z बराबर 180, कौन सा है ये, आसन्न कोण है ना, कोण लगे होना, आया समझ में, कोण लगे हुए होना उनको कहते हैं आसन्न कोण। कौन से हैं, आसन्न, ठीक है, आसन्न कोण है। तो भैया x की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस z इज इक्वल्स टू 180। आसन्न कोण को इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टेड एंगल, आया समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये हमारा z निकल गया। अब क्या बचा, अब बचा, देखिए अब ये क्या है, एक रेखीय युग्म बना रहे हैं ये y प्लस z, है ना, y प्लस z जो है हमारा, y प्लस z बराबर 180 कैसे हुआ, यह कहलाया आपका रेखीय युग्म।
क्या कहलाया ये? रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म कहलाया। तो रेखिक युग्म कहलाया तो यहां पर z की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो y प्लस 80 बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो आपने देखा यहां पर मैंने x y z सबकी वैल्यू निकाली, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू हमारी 100 आई, है ना। y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू हमारी y की वैल्यू भी 100 आई, और उसके बाद जो z की वैल्यू है वो 80 आई। तो इस तरह से हमने अपने तीनों उदाहरण, ये वाले उदाहरण को हमने सॉल्व किया। हमने किस तरह से कोण निकाला, बस आप लोग कभी भी अपने मतलब उदाहरण सॉल्व करो या क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लोग उसको जरूर बताओ कि ये किससे हुआ है, आसन्न कोण से हुआ है कि सम्मुख कोण से हुआ है कि सम्मुख भुजा से हुआ है। आप लोग उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, तो हमारे क्वेश्चन में आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज रिंग, RING रिंग, यदि ये एंगल P जो है, एंगल R जो है वो 70 है, तो दूसरे कोण भी ज्ञात कीजिए, है ना। एंगल R जो दिया हुआ है वो 70 है। तो चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है कि भैया एंगल R जो है वो एंगल N के इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि एंगल R जो है वो एंगल N के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि भैया ये सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। तो भाई सम्मुख कोण है, इसलिए क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एंगल R कितना था? 70 है, तो एंगल N भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये भैया हमने पहले निकाल लिया, ये हमने भी लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, आप देखो यहां से या तो आप ऐसे चलो, ये भी 70 हो गया। अब उसके बाद ये तो आप ऐसे ऐसे चलो या ऐसे चलो, तो हम लोग बात करते हैं अपने एंगल R प्लस एंगल I बराबर 180। कौन सा कोण है? आसन्न कोण है भैया। ठीक है, आसन्न कोण है। तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो एंगल R की वैल्यू तो मुझे पता थी, एंगल R की वैल्यू क्या थी? एंगल R की वैल्यू तो 70 थी, तो 70 प्लस एंगल I बराबर 180, तो ये हो जाएगा एंगल I बराबर 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा आपका 110। ठीक है, ये कितना हो गया? 110। माइनस करके भी देख लो, 180 में से 70 को घटाओ, 180 में से 70 को घटाओ तो 110 हो गया। अब हम जानते हैं कि एंगल I, हमारा जो एंगल I है वो बराबर है, ऐसा लिख लो यहां पर कि एंगल I जो है वो बराबर है एंगल G के। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यहां क्या हो जाएगा? एंगल जी भी क्या हो जाएगा? एंगल जी भी 110 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और पूरे एंगलों को हमने निकाल लिया। तो आप लोग भी इस तरह से अपने एंगलों को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद आप लोग उनको बताइए कि देखिए हमने निकाल लिया है। बिल्कुल अच्छे से बताइए। तीनों एंगल, चारों एंगल हमने निकाल लिए। एक तो दिया ही हुआ था हमें एंगल R, और बाकी हमने सब एंगल निकाल लिए। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से, अगर हमें नॉलेज है, अगर हमें हमारे चतुर्भुज के बारे में अगर हमें नॉलेज है, तो हम लोग किस तरह से अपने एंगलों को बता सकते हैं और किस तरह से एंगल निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये हमारी कक्षा 8वीं का। तो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा अलग टाइप का है। दिया है एक आकृति 3.31 में, हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, HELP, हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, और उसकी जो लंबाई जो दी हुई है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। यहां पे दिया हुआ है कि जो OE है, जो O से E तक की लेंथ है वो दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद P से जो HE, जो HL है, जो HL है वो PE से कितना है? 8 अधिक है। तो OH निकालिए। तो चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज अगर होता है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है कि जो सबसे पहले जो OE है, O से लेकर E तक की जो लेंथ दी है वो कितनी दी है? 4 दी है। O से लेकर कहां तक? E की, ये इतनी लेंथ 4 दी है। तो भैया ये भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
समानता चतुर्भुज में दो एक दूसरे को क्या भागों में बांटते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात जो HL है वो P से, HL जो है वो P से 5 अधिक है, HL है वो P से 5 अधिक है, तो है ना। तो P क्या हो गया हमारा, P जो है P से लेके E है वो कितना हो गया, 8 अधिक है। तो HL है वो P से 8 अधिक, तो P कितना था हमारा, P से लेकर E, P से लेकर E हमारा हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि ये 4 है तो वो भी 4 है, तो इससे ये 5 अधिक हो गया। तो ये HL कितना हो गया, HL हो गया हमारा 13। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, OH, OH, तो OH किसका आधा है ना, जो OH है वो आधा है HL का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, OH बराबर 1/2 इंटू 13। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब यहां पर आप लोग डिवाइड कर दो 13 से, क्या होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नहीं 2 ही छंग 12 हो जाएगा ना भैया, हैं कैसे काम करते हो यार, 2 ही छंग 12, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 2 पंजे 10, 6.5, क्या आ जाएगा 6.5। तो देखा आप लोगों ने, हमने अपने उदाहरणों को पूरा किया, और उदाहरण को पूरा करने के बाद अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पे। तो हमारी प्रश्नावली क्या कहेगी आगे, किस तरह की हमारी प्रश्नावली रहेगी, हम उस तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हमारी प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए अगला क्या दिया हुआ है हमें प्रश्नावली 3.3 में, ABCD एक समानता चतुर्भुज है ना, प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करिए, है ना। प्रयोग क्या किया है, प्रयोग का मतलब यह है कि भैया आप एक काम करो, प्रयोग में एक रफ में एक समानता चतुर्भुज बना लो, और समानता चतुर्भुज के जितने भी गुणधर्म होते हैं वो सब आप यहाँ पे लिख लो। क्या गुणधर्म होते हैं समानता चतुर्भुज के, कि भैया AB जो होता है वो बराबर होता है किसके, DC के, और AB जो होता है वो समांतर भी होता है DC के। उसके बाद जो AD है वो बराबर होता है BC के, और उसके बाद जो हमारा AD जो होता है वो भी पैरेलल होता है BC के, है ना। एंगल A बराबर होता है एंगल C, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। उसके बाद एंगल B बराबर होता है एंगल D, सम्मुख कोण, ये भी क्या ऐसे हो जाएगा, ये भी सम्मुख कोण से हो जाएगा। तो भैया ये सारे इसके रूल्स रेगुलेशन है। हमें बताया है कि AD किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा, AD BC के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। एंगल BAD देखो, एंगल BAD ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसका, तो आप लिख लो BCD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCD के, ये एंगल बीच में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, OC किसके इक्वल हो जाएगा, OC OA के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण भी आपस में एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो OC इज टू हो जाएगा आपका OA। उसके बाद एंगल BAD प्लस एंगल CDA, देखो क्या हो जाएगा, एंगल BAD एंगल DAB प्लस एंगल CDA प्लस एंगल CD और A, देखो क्या हो जाएगा एंगल, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं अपन, है ना, ये रफ कर लिया। अब उसके बाद क्या पूछा है, DAB ये वाला एंगल DAB, और वो पूछा है CDA और ये वाला एंगल कितने का होगा, ये है आसन्न कोण जिसकी माप होती है 180 डिग्री। तो देखो यहां पर अगर हमें समानता चतुर्भुज की सारी चीजें पता हो, सारी यहां पर ये क्या कहता है इसके बारे में अगर हमें पता हो, तो हम इजीली हमने आंसरों को हमने लगा दिया कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा होता है। तो सारे रूल्स रेगुलेशन याद करो एक बार अच्छे से बैठ के, जैसा मैंने बताया है मेरी वीडियोस में जाकर उन सारे को अच्छे से स्टडी करो, आप लोग बहुत अच्छे से इनके रूल्स रेगुलेशन समझ जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न समानता चतुर्भुज में अज्ञात x y z मानों को ज्ञात कीजिए। अज्ञात x y z के मान मुझे निकालना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है जिसको मैं सबसे पहले हाईलाइट कर लूं। क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले देखो एंगल ये और ये आपस में इक्वल है, यहां पर
जो हमारा एंगल y है वो किसके इक्वल होगा, 100 के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है ये, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई कितनी, 100 आ गई। उसके बाद अब देखिए x और ये यहां देखना, जब ये आ गया, अब देखिए यहां से मुझे क्या निकालना है, x और z ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब जो मेरी x की वैल्यू आएगी वही मेरी y की वैल्यू आएगी, वही मेरी z की वैल्यू भी आएगी। लेकिन वो निकालना कैसे है, अब देखिए x प्लस एंगल 100 है ना, x प्लस 100 बराबर 180। ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका आसन्न कोण। क्या कहलाएगा आपका, आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होता है, दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो हमें क्या पता था, x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया हमारा 80। अब हमें पता है कि एंगल x और एंगल y है ना, कि x इजिकल्स टू y है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो सॉरी ये क्या है, ये आपका z है, x बराबर z, ध्यान रखिएगा, ठीक है, x बराबर z। तो x की वैल्यू क्या है, 80, तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 80। तो देखिए हमने क्या करा, हमने ये देखिए ये 100 था तो ये भी 100 हो गया, और ये 80 था तो ये भी 80 हो गया, है ना। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो इनका सम 180 बनाएगा, इन दोनों का सम 180 बनाएगा, इन दोनों का सम 180 बनाएगा, और इन दोनों का सम 180 बनाएगा। और अपोजिट ये 100 है तो ये भी 100, और ये 80 है तो ये भी 80। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहां पर जब हमने इसको ऐसे भी बताया, और जब हमारे पूरे एंगल निकल गए हमने उसको यहां पे भी रख के देखा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया देखो अपोजिट एंगल जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर हो रहे हैं, और उसके बाद जो हमने आसन्न कोण है उनकी माप भी 180 डिग्री हो रही है। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, कहीं से हम गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी हमारे इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुज में आयत अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। अब भाई वापस से x y z के मानों को ज्ञात करना है, तो शुरुआत कहां से करेंगे भैया, शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात जो बहुत पते की है कि यहां पर जो सम्मुख कोण होंगे, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों की बात तो होगी। उसके बाद अगर ये 50 है तो ये भी 50 तो हो गई ना भैया, होगा। लेकिन हम अभी वो 50 ऐसे नहीं लेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग y की भी माप ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो यहां पर आप एक एंगल ले लो, यहां पर एक एंगल ले लो P, है ना। क्यों लिया मैंने, क्योंकि एंगल P बराबर 50, ठीक है, एंगल P बराबर 50। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अगर आपको P नहीं भी रखना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। लेकिन मैंने P इसलिए रखा क्योंकि हम लोग यहां पे बता सकें कि ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है भैया, इसलिए क्या होगा, ये P बराबर भी 50 हो गया। अब देखिए एंगल P और एंगल Z, एंगल P और एंगल Z क्या मिला रहे हैं, एक रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो एंगल मतलब एंगल P प्लस एंगल Z बराबर कितना हो गया, 180। एक क्या बना रहे हैं, यहां पर एक रेखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो रेखिक युग्म बना रहे हैं तो क्या हो गया कि हमें तो Z का मान तो नहीं पता था, तो Z प्लस एंगल P कितना है, 50 है, बराबर 180। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा 130। तो देखिए यहां पर हमने Z निकाल लिया। अब यहां पर
हमें पता पड़ गया एंगल Z, और हमें पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया हमें, एंगल Z की वैल्यू पता पड़ गई। क्या पता पड़ गई कि भैया ये तो हो गया 50 और ये हो गया 130। अब क्या करें, अब हमें क्या करते हैं कि y प्लस 50 बराबर 180 हो रहा है। क्यों हो रहा है, y प्लस 50 बराबर 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आसन्न कोण है। कौन से कोण है, ये आसन्न कोण है, ठीक है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण होते हैं तो हमें इसका मान तो पता है 50 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, तो y का मान कितना निकल गया 130 निकल गया। जब y का मान 130 निकल गया तो y और z क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, y बराबर क्या है, x है। y बराबर x क्यों हो गया, y बराबर x क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है। तो क्या हो गया, ये x बराबर कितना हो गया, x बराबर भी 130 हो गया। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि ये 130 है तो ये भी 130 हो गया, है ना, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। 130 130 50 और 50 इन दोनों का सम करूंगा तो 30 और 50 180 आएगा। इन दोनों का सम करूंगा तो 130 और 50 क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इन दोनों का सम करूंगा तो 180 आ जाएगा। इन दोनों का सम करूंगा तो 180 आ जाएगा, इसका और इसका। तो हमने देखा कि सम्मुख कोण को अगर हम लोग देखते हैं तो सम्मुख कोण भी हमारे बराबर हो रहे हैं, और आसन्न कोण को अगर हम जोड़ भी रहे हैं तो भी 180 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो भी यहां पर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक निकाल रहे हैं। हम लोग डायग्राम में जाकर भी उसको एक बार देख सकते हैं, क्या हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल ठीक किया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही अच्छा है और वो इंपॉर्टेंट भी है, और इसके अंदर हम एक चीज और सीखेंगे। एक चीज और क्या सीखेंगे, देखिए यहां पर आपको एक चीज नई दिख रही होगी, ये दिख रहा होगा आपको नया। अब इसमें क्या चीज समझने की है, इसमें यह चीज समझने की, जब भी कोणों के शीर्ष अगर आपस में मिलते हैं, जब भी कोण के शीर्ष मतलब जैसे मान के चलिए एक रेखा है, एक रेखा ये है, तो ये जो कोण है ये इनके शीर्ष आपस में मिल रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये क्या हो जाएगा a बराबर b, तो ये क्या हो जाएगा a बराबर b, और यहाँ पे c और d होता है तो क्या हो जाएगा c बराबर d। तो क्या इस तरह से हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। तो x, ये जो निशान होता है, ये जो निशान होता है वो काय का होता है, 90 डिग्री का होता है। काय का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90। बिल्कुल बिना झिझक लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग यहां लिख सकते हो क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है भैया, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब उसके बाद यहां पर एक चीज और, यहां पर आप लोग क्या कर रहे होगे, यहां पर आप एक चीज और देख रहे हो भैया, देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में एंगल y, एंगल z और 30 मिलाकर 180 डिग्री बना रहे हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल x y प्लस 30 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद 180 डिग्री है तो हमें एंगल x की वैल्यू तो पता है क्या है, एंगल x हमारा कितना 90, तो हो जाएगा 90 प्लस y प्लस 30 बराबर 180। तो नॉर्थ इन कितना होता है, नॉर्थ इन 12, 180 बराबर 120 बराबर 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60, है ना। ये आ गया y का मान, और ये x का मान तो था ही, और ये हमारा y का मान आ गया। अब बचा z और y। यहां पर z और y आपको यहां पर एक एंगल और निकल के आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए दो लाइन है, दो समांतर लाइन है, उसको एक त्रियक रेखा काटती है, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण। मतलब ये है y और ये है z, तो यहां पर ये अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं। क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण। तो यहां पर y बराबर हो जाएगा z, जिसको हम कहेंगे अंतः एकांतर कोण।
अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण अगर बराबर हो गए तो z का मान, y का मान 60 था तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमने बताया कि भाई कैसे हमने अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया और कैसे हमने एंगल निकाल लिए, पूरे एंगल हमने निकाल लिए, सब निकाल लिए हमने। और एंगल x की वैल्यू 90 आई, y की वैल्यू 60 आई और z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू भी 60 आई। हमारा ये क्वेश्चन दूसरे का तीसरा पार्ट था, हमारा भी क्वेश्चन दूसरे ही चल रहा है, ये इसका तीसरा पार्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आया है वो क्या दिया हुआ है, वही चीज उसका चौथा पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन दूसरे का ही चौथा पार्ट कर रहे हैं, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले कैचिंग करने वाली बात क्या आती है भैया, ये y का मान 80 हो जाएगा। क्यों, y बराबर 80, y बराबर 80, बेझिझक लिखो। क्यों, क्यों है, सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं काय में, समांतर चतुर्भुज में, है ना। अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद एक चीज देखने वाली क्या है, देखने वाली एक बात यह है कि ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब हमें क्या निकालना है, x का मान भी निकालना है। तो देखो x, y और x काय में आ रहे हैं, y और x या x और 80, ये अंत ये काय में आ रहे हैं, आसन्न कोण में आ रहे हैं, काय में आ रहे हैं, आसन्न कोण में आ रहे हैं। तो y प्लस x बराबर 180, आसन्न कोण, क्या बोलेंगे इसको, आसन्न कोण, आसन्न कोण कहते हैं इसको, है ना, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड एंगल। तो y का मान कितना है, 80 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, तो x का मान कितना आ जाएगा 100। तो हमने x का मान निकाल लिया 100। देखिए y का मान हमने क्या निकाला, y का मान हमारे पास था 80, तो ये हो गया 80, ये हो गया 100। तो हमें ये समझ में आया कि भैया ये दोनों जो है आसन्न कोण है वो 180 के हो गए। अब बचा क्या, अब बचा क्या, बच गया क्या, देखो यहां पर एक चीज सीखने वाली है। अगर आप लोग देखो क्या होता है कि ये वाला, जब एक समांतर रेखा, एक त्रियक रेखा जब उसको काटती है तो उसके अंदर ये वाला बनने वाला कोण और ये वाला बनने वाला कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलिए ये वाला कोण, ये जब एक दो समांतर रेखा को अगर एक रेखा काटती है, त्रियक रेखा काटती है, तो उसमें एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बनता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, वो आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अगर आपको वो चीज नहीं समझना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझाते हैं। चलिए यहां पर आपने देखा कि ये देखो ये 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मुझे z की वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप एक काम करिए, इधर आप लोग एक एंगल बना लीजिए, इस एंगल का नाम दे दीजिए एंगल P। क्या दे दीजिए, एंगल P। तो एंगल x बराबर एंगल P क्या हो जाएगा, एंगल x बराबर एंगल P, है ना, एंगल x बराबर एंगल P हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये कहलाएगा हमारा सम्मुख कोण। हमें तो z का मान निकालना है, ये क्या हो जाएगा, ये सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण है, तो हम P प्लस एंगल, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू भी आ गई कितनी, 100। ठीक है, P की वैल्यू 100 आ गई। वैसे P की वैल्यू अगर आप नहीं भी शो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है मुझे Z की वैल्यू, तो वही एंगल P प्लस एंगल Z बराबर 180। तो P की वैल्यू कितनी थी, P की वैल्यू 100 थी, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, एंगल Z बराबर 80। तो देखो वही चीज, अगर ये 80 था तो ये भी 80 होगा अपने आप, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे।
ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था कि जैसे ये वाला एंगल, एक मैं दोबारा बता देता हूं कि जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो यहां पर एक कोण बनते हैं जिसको मैं कह रहा था करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगत कोण। तो ये जो z है और ये 180 है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी, मतलब मैं इसको ये वाली स्टेप ना लिख के मैं यहां पे लिख सकता था z बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। क्यों, संगत कोण। ऐसा भी लिख सकता हूं, संगत कोण भी क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहां पर मैं इसको ऐसा भी लिखकर डायरेक्ट लिख सकता था। फिर मैं ऐसा भी P नहीं निकाल सकता, P मतलब मैं ऐसा भी कर सकता था कि P नहीं निकालता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता कि z बराबर 100 हो गया। क्यों, क्योंकि वो z बराबर 80 है ना, z बराबर 80 है, तो यहां पर मैं लिख देता। क्यों, क्योंकि ये अगर z आया, ये 80 है, तो ये भी 80 है। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना, ये एक रेखा है, ये भी समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। इसको एक तिर्यक रेखा अगर काट के जा रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। तो अगर इसमें भी अगर ऐसा होता कि ये दो लाइन थी, इसको अगर एक तिर्यक रेखा काट के जाती, तो ये x है, तो ये भी क्या है, ये भी x होता। फिर आई बात समझ में, ये y है तो ये y है, तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये y है तो इधर वाला ये भी y होगा। तो यहां पर इनका एक रेशो होता है कि सबको मिलाकर क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो इस तरह से आगे आप लोग जब पढ़ोगे तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। खैर मेथड बहुत होती है, आपको जो लगे, वैसे जो मेरी मेथड लगे आपको, तो वो मैं जाहिर से यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बहुत इजी मेथड से समझाऊं, तो आप लोग उन मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों का निकालिए। अज्ञात एक्स वाई जेड, वही चीज, सबसे पहली बात y और 112, y बराबर 112 हो जाएगा। बिना देखे बोल दो, y बराबर, नहीं देख के बोलो, पर बिना, सबसे पहले जो चीज है उसको पकड़ लो। y बराबर 112 क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब भी समांतर रेखा को कोई एक विकर्ण काटता है, तो उस विकर्ण के अंदर भी जो बनने वाला जो होता है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। बनने वाले जो एंगल होते हैं उनको कहते हैं एकांतर, अंतः एकांतर कोण। तो अब देखो इसके अंदर अंतः एकांतर कोण क्या हो रहा है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। अंतः एकांतर कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये देखिए ये अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, तो x की वैल्यू तो z है, लेकिन सबसे पहले मैं निकालूं कि यहां पर सबसे पहले मैं x की या z की, दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो निकालूं। तो सबसे पहले यहां पर देखो, उसको करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस पे जाते हैं, किस पे, हमारे इस वाले त्रिभुज पे, ये वाले त्रिभुज पे जाते हैं हम लोग। तो इस वाले त्रिभुज में देखा होगा कि x प्लस वाई प्लस 40, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 क्या होता है, देखो यहां पर आप लोग डिग्री लगाना मत भूलिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर डिग्री नहीं लगी होगी तो आप डिग्री जरूर लगाना, ये समझा रहा हूं इसलिए आप लोग उस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर हो गया कितना, 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमें y का मान तो पता है, x का मान नहीं पता, तो x प्लस 112 प्लस 40 बराबर 180 है ना। तो x बराबर 112 और 40 कितना हो जाएगा, 112 और 40 ये हो जाएगा आपका 5, 152। ठीक है, तो 152 बराबर 180। ठीक है, 152 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस किया था ना आपने, तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, हमने 112 और 140 को प्लस किया। अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 140 माइनस 152, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 152 को माइनस कर दो, तो 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ हो गया 7, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो x का मान कितना हो गया, 28 हो गया। अब जब x का मान 28 हो गया, ये 28 हो गया हमारा, ये 28 हो गया, ये 28 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। x बराबर z क्यों होगा, क्योंकि हम इसको कहेंगे अंतः एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, x बराबर z, इसको हम कहेंगे अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण।
अंतः एकांतर कोण, तो यहां पर z बराबर भी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने x, y और z के मान को हमने निकाला और निकाल के हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके आप लोगों ने देखा कि अगर हमें, वही बात मैं बार बार कहता हूं कि अगर रूल्स रेगुलेशन पता हो, अगर हमें यह पता हो कि हम लोग किस तरह से रूल रेगुलेशन का यूज करके, नियमों का यूज करके, नियमों का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे एक एक करके एंगलों को निकालते हैं, वही चीज हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, ठीक है। और देखते भी जा रहे हैं कि हाँ हम लोग किस तरह से अपने क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समानता चतुर्भुज हो सकता है। तो सबसे पहले एक मैं समानता चतुर्भुज बनाता हूं। तो समानता चतुर्भुज जो है मेरा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। हम यहां पर देखते हैं, ये समानता चतुर्भुज है। भाई समानता चतुर्भुज की पहले शर्त क्या होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और उसके बाद सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो भाई B और D का सम 180 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, वो तो बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, तो इनका सम 180 कैसे होगा। आई बात समझ में, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, AB बराबर DC, मतलब AB क्या है, AB है, AB बराबर DC, मतलब ये भी 8 है और ये भी 8 है, ठीक है। उसके बाद AD जो है वो 4 है, तो BC 4.4, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया समानता चतुर्भुज में तो सारी भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है ना। ये 8 है, ये 8 मान लिया, पर ये 4 है और ये 4.4 4.4 है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको भी 4 होना था तब जाके समानता चतुर्भुज होता ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि एंगल A बराबर 70, एंगल A बराबर 70 और एंगल C बराबर 65, एंगल C बराबर 65। तो भैया देखो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये अपोज क्या है, ये सम्मुख कोण है। ये क्या है, सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं है। आया समझ में। हमने तीनों किस तरह से बताया कि ये तीनों समांतर चतुर्भुज की शर्तों का पालन नहीं करते हैं। अगर आप समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये तीनों नियम गलत लगेंगे, तो आपको केवल अपने अपने रीजन देना है इसमें कि क्यों नहीं हो सकते। एक छोटा छोटा रीजन दे देना। या तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी लिखकर आप लोग ये भी बता सकते हो कि भैया ये इससे हुआ, ये इससे प्रूव हुआ, ये इससे प्रूव हुआ। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिनके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, है ना। मतलब एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। मतलब क्या है भैया, जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिनके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, जिनके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। तो एक कच्ची आकृति बनाना है और समांतर चतुर्भुज ना हो, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। उसकी जो आकृति होगी ना वो होगी हमारे पतंग के जैसी, ठीक है। तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं, बट इसमें क्या होगा, इसमें जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में क्या दिया हुआ है, सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है। मतलब इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब एंगल B बराबर एंगल C होगा। तो वो आकृति क्या हो जाएगी, वो आकृति हो जाएगी पतंग की, जिसमें क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण की माप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बस इसके अंदर मुझे यही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाया और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूं A, B, C और D, ठीक है। तो अब इसके जो आसन्न कोण हैं, जैसे ये है और ये है, इसकी माप दी है
3.2 के रूप में। तो मैं क्या कर लूंगा, इसको x और इसको x मान लूंगा। तो आसन्न कोणों की जो माप होती है ना, हम जानते हैं कि आसन्न कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो मतलब हल में लिखेंगे हम माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोण ऐसा लिख लेते हैं, है ना, आसन्न कोण 3x व 2x है। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, आसन्न कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं आसन्न कोण। तो ये कितना हो जाएगा, 5x और बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180/5। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30। 180 को हम 5 से भाग देते हैं, तो 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 3, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा 36। ये हो गया 36। अब हम 36 डिग्री जो हमारा आंसर आया है, अब हम क्या करेंगे, उससे एंगल ए का मान निकालेंगे। तो एंगल ए कितना था, एंगल ए, तो एंगल ए मेरा जो था वो 3x था। तो मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 36, तो 6 तिया 18 की 8 हासिल का 1, है ना, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री, है ना, ये हो गया 108। और उसके बाद यहां पर सेम एंगल बी फिर से गुणा करके देख लो अगर आपको लग रहा है, तो 3 × 36, तो 6 तिया 18, 18 की 8 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया। उसके बाद जो हमारा एंगल ए निकल गया, तो एंगल सी जो है वो क्या है, एंगल ए बराबर एंगल सी। तो एंगल सी बराबर क्या हो गया, वो भी 108 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है ये, सम्मुख कोण है। तो ये भी हो गया इक्वल। अब उसके बाद एंगल बी निकालेंगे, तो एंगल बी में यहां निकाल देता हूं। एंगल बी मेरा क्या था, एंगल बी 2x था। तो कितना हो जाएगा, 2 × 36, तो 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7, तो ये हो गया 72। तो ये है अगर 72, ये है 72, तो एंगल बी अगर 72 है तो एंगल बी बराबर है एंगल डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सम्मुख कोण है। तो एंगल डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 72। तो देखिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन को आपने देखा और आपको देखने में यह लग रहा है कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक एक करके हमने सारे एंगलों की माप निकाली, है ना, माप निकाली। अब देखो, अगर आप लोगों को चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए कितना था 108 और एंगल बी कितना था 72। तो 108 और 72, है ना, एंगल ये तो कितना था, ये 108 आया और ये 72 आया, है ना। अब इन दोनों को प्लस करो, देखो 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 1 8, ये 180 बनाया। आसन्न कोण 180 बना रहे हैं, तो हमने अपने आंसर को चेक भी किया कि भाई हमने जितने भी एंगल निकाले हैं क्या वो सही है, तो हाँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जब दोनों आसन्न कोणों को प्लस करके देखा तो दोनों का मान कितना आया, 180 डिग्री आया, जिससे हमको क्या लगा कि हाँ भाई हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, है ना भाई। चलो अब एक बात क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। आसन्न कोणों की माप बराबर है, आसन्न कोणों की माप बराबर है का मतलब क्या होता है, ये भी x है और ये भी x है। आसन्न कोण की माप बराबर है तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख लेंगे, माना आसन्न कोण की माप x है। हल लिख लेते हैं, माना आसन्न कोण की माप x है।
अब दो क्या बोला है, दो आसन्न कोण, तो दो आसन्न कोण हो गए, ये लो भैया, ये हो गए। आप क्या करेंगे, अब ये एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटा 2, ये हो गया 2 नाम 18, तो भाई 2 नाम 18 हो गया, तो ये भी 90, ये भी 90 है ना, ये भी 90, ये भी 90, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा 90, और ये इसका अपोजिट एंगल ये भी 90, तो भैया ये एक आयत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो भाई सभी कोण क्या हो जाएंगे, सभी 90 90 हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः सभी कोण की माप, अतः सभी कोण की माप 90 डिग्री होगी। कैसे होगी, मैंने बताया, फिर से एक बार बता देता हूं कैसे हो जाएगी। मेरा x यहां पर ये 90 आ गया है, ये 90 आ गया है, ये 90 है, तो ये भी 90, ठीक है, तो यहां पर भी मैंने x लिया, तो ये 90, तो ये भी 90, तो सभी कोणों की माप 90 हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा, हमने जो पूरे 1 से लेके 6 तक के प्लस एग्जाम्पल भी हमने इसमें सॉल्व किए। आपने देखा कि हमने पूरे, अगर हमें रूल्स रेगुलेशन पता हो तो हम किस तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद हम चेक भी कर लेते हैं क्या हमारी आंसर सही आता है। आप लोग सारे क्वेश्चनों को चेक करके भी देख सकते हैं कि हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। होप मतलब वही ABCD जो होता है उसी तरह से यहां पर HOPE बता दिया है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चनों में भी जिससे हो रहा है, जैसे वो सम्मुख कोण से हो रहा है कि वो आसन्न कोण से हो रहा है, ये हम लोग बताते जा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको उसको क्या करना है, बताना है, भी बताइए। तो देखिए ज्ञात किए गए गुणों को तो हम बताते भी जा रहे हैं कि क्या क्या गुण हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, और यहां पर हम लोग देख भी रहे हैं। और कैच, सबसे पहले आप लोग क्या कैच करते हैं, पर देखिए मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर एक समांतर चतुर्भुज को अगर एक विकर्ण काटता है तो उसके अंदर कोण बनते हैं अंतः एकांतर कोण, जैसे ये और ये, तो यहां पर y बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, y बराबर 40, क्या लिखेंगे इसको हम, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। सबसे पहले हमने इस पे फोकस किया और इस पे बात करी, अंतः एकांतर कोण हो गया। अब उसके बाद यहां पर बात आती है किसकी, देखिए यहां पर ये जो है, जब तक हमें y तो पता पड़ गया, अब आती है x और z की बारी। तो x और z निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और z निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि देखिए कुछ भी ले सकते हैं आप लोग अपने तरीके से। देखिए यहां पर आपको एक रेखिक युग्म दिख रहा होगा, एक रेखीय युग्म दिख रहा होगा, तो आप उस रेखीय युग्म को कोई नाम से ले लें या एक कोण से ले लें। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने P ले लिया था, तो आपको एक तरीका और बताता हूं करने का तरीका है एंगल POH प्लस 70 बराबर 180। ये क्या हुआ, यह है रेखिक युग्म, क्या है ये, रेखिक युग्म, ठीक है, ये रेखिक युग्म होता है। तो ये हो जाएगा एंगल POH बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल POH बराबर हो जाएगा 110। देखो ये वाला हो गया 110, ठीक है, 110 हो गया। अब ये 110 अगर मैं ये रेखिक युग्म को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं, तो दोनों का सम 180 होता है, तो चलिए ये भी निकल गया। अब x बराबर 110 हो गया, क्या हो गया, x बराबर 110 हो गया। कैसे हो गया, x बराबर 110 इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर 110 भी हो गया। अब बचा क्या बेचारा, z बचा। अब क्या करेंगे, z के लिए आप आ जाइए इस त्रिभुज पे। ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको। अब इस त्रिभुज में y प्लस z 110 बराबर 180, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो चलिए y प्लस z
प्लस 110 बराबर 180। तो y का मान तो मुझे पता था, कितना था 40 प्लस z प्लस 110, 40 प्लस z प्लस 110 बराबर 180। 40 और 10 को मैं प्लस करता हूं तो आता है 150। तो 150 प्लस z बराबर 180 है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150। तो z बराबर कितना हो जाएगा यहां पर 30 डिग्री। z कितना आ गया यहां पर 30। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा, तीनों एंगल निकाले आपने। तीनों एंगल निकालने के बाद आपने देखा किस तरह से हमने एक एक कोण को लिखा और एक एक कोण को लिखने के बाद उनके गुणों को भी लिखते गए। जैसे ये गुण है, एकांतर कोण से, रेखीय युग्म से, सम्मुख कोण से, ये सब क्या है, ये सब गुण हैं और इन गुणों को हम लोग लिखते जा रहे हैं और आपको बताते भी जा रहे हैं। ठीक है, हमने प्लस कैसे किया, 110 और 40 कितना हो गया 150। 150 को जब हम उधर ले गए तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरह से आप लोग भी इसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। देखिए अब यहां पर हमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 और 2। अब हमें क्या दिया हुआ है, निम्न आकृति है ना, गन्स एंड रन्स। मतलब गन्स का मतलब होता है GUNS एंड रन्स RUNS। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया है x y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले वाले समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, समांतर चतुर्भुज में होता है कि अपोजिट जो होती है, मतलब सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहां पर भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहां पर 3x है और यहां पर 18 है। हम सबसे पहले लिखेंगे जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। हल हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, क्या है हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो देखो 3x के सम्मुख क्या थी, 18 थी, है ना। 3x के सम्मुख भुजा क्या थी, 18 थी। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 18 और ये हो जाएगा 3, 3 छंग 18। x का मान कितना आ गया, 6। अब x का मान 6 आ गया तो आप यहां पर रख दो x का मान 6। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6, तो 6 थी 18। तो भाई देखिए ये 18 था, है ना, ये 18 था, तो ये भी 18 आ गई। ठीक है, ये भी 18 आ गई। चलो भाई ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अगला क्या दिया था, अगला दिया था कि 3y बराबर 26, ये दिया था। अब देखते हैं भाई ये आती है कि नहीं आती है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो 3y 26 प्लस 1, तो 3y बराबर कितना हो गया, 27। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 27 बटा 3। तो 3 नम 27, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब y का मान 9 आ गया। अब देखिए यहां पर अब रखते हैं 9, तो 9 तिया 27, 27 में से 1 जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। ये था 3y माइनस 1, तो 3 इंटू 9 माइनस 1, 9 तिया 27 माइनस 1 बराबर 26। तो देखो ये साइड भी किसके आ गई, 26, है ना। मतलब ये भी कितना आ गया, ये भी 26 आ गया। तो ये 26 और ये 26 बराबर हो गया, ये 18 और ये 18 भी बराबर हो गया। तो चलिए भाई ये तो हो गया हमारा बिल्कुल ठीक, है ना। अब ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि अब सेकंड वाला है। सेकंड वाले का मतलब क्या होता है कि जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में काटना। अब क्या करेंगे, यहां पर अब एक चीज ये दिख रही है कि देखो यहां पर एक पॉइंट ले लो आप, यहां पर O। अब समद्विभाजित करना मतलब 2y बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 16। तो अगर दोनों में से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं और उसके बाद उसको एक में रख दूं तो ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। देखिए इसके लिए आपने अगर इसको एक बार अच्छे से देख लिया हो तो आप लोग इसको कर लीजिए, ताकि मैं
इस यहीं पे ही सेकंड क्वेश्चन करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखना है तो यहाँ अच्छे से देख लीजिए। मैं यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का होल्ड रखता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, है ना। देख लीजिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है, दोनों हमने भुजाएं कैसे बराबर प्रूफ करी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले डायग्राम पर। चलिए यहां पर हम लोग दूसरे के लिए, सेकंड के लिए, वो पहले के लिए था, सेकंड के लिए लिखते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में एक दूसरे को, या ऐसा लिख लो, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। हल समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित करना मतलब उसको बराबर भागों में बांट देना, ठीक है। अब देखिए यहां पर S से लेकर U, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 7 + y या y + 7, y + 7 बराबर 20। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 7। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमारा हो जाएगा कितना, 13, ठीक है। y का मान आ गया। अब y का मान हमारे पास आ गया, तो देखिए अगर यहां पर मैं 13 रखता हूं, ये y की जगह पर y + 7, तो 7 + 13 + 7 कितना हो गया, 20। तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। ये 20 हो गया, है ना, मैंने मान रखा। तो ये जो है ये 20 है, तो ये भी कितना हो गया, ये भी 20 हो गया। अब मुझे निकालना है x + y का मान। x + y बराबर 16 दिया हुआ है, तो चलिए x + y बराबर 16, ठीक है। x + y बराबर 16, यहां पर मुझे किसका, y का मान पता है 13, तो x + 13 बराबर 16। तो x बराबर हो जाएगा 16 - 13। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 3, है ना, x का मान 3 हो गया। अब देखो यहां पर x का मान 3 है और y का मान कितना है, 13। तो 13 और 3 कितना हो गया, 16। तो देखो हमने दोनों विकर्ण निकाल लिए। मतलब ये जो हमें दिया था, एक बार मैं आपको यहां पे डायग्राम से भी बता देता हूं। ये वाले डायग्राम में इस तरह से दिया हुआ था, देखिए ये हमारे पास डायग्राम था। इस वाले डायग्राम में ये है R, U, N और S, ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। तो यहां पर ये हमने 16 निकाला, तो ये भी 16 निकल गया, और ये 20 निकाला, तो ये भी कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो आपने देखा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरी वैल्यू निकाल के भी दिखाई, और कैसे मान आए ये भी हमने दिखाया, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने आपको करके दिखाई। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ये आपके सामने हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी खत्म होता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति, रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर चतुर्भुज है। अब दोनों समांतर चतुर्भुज में ये जो x है मुझे इसका मान निकालना है। अब देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो हम लोग पहले इसका x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x का मान निकालने के लिए सबसे पहली बात तो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज, मैं बात करता हूं समांतर चतुर्भुज रिस्क में। हल समांतर
चतुर्भुज रिस्क में एंगल के बराबर 120, ठीक है। तो एंगल के बराबर एंगल आई क्यों हुआ, क्या है, क्यों हुआ भाई, एंगल के बराबर एंगल ये भी क्या हो गया 120 हो गया। भैया क्यों हो गया ये 120, ये 120 इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। चलो एक काम हुआ, सममित कोण। अब मैंने सम्मुख कोण है, मैं इसलिए यहां तक पहुंचा क्योंकि इससे मैं यहां चला जाऊंगा या इससे मैं इधर भी जा सकता था। कैसे जा सकता था, मैं आसन्न कोण की बात भी कर सकता हूं यहां से, ठीक है। आसन्न कोण की मतलब यहां से ये वाले कोण की बात भी कर सकता हूं, है ना। तो मैंने एक तरह बता दिया, चलो बता भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट 180 से, चलो हम लोग ये बता भी दिया तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया, हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। रिस्क में बात कर रहे हैं तो एंगल के प्लस एंगल एस बराबर 180, क्यों, क्योंकि ये आसन्न कोण है। क्या है भाई, आसन्न कोण है। आसन्न कोण है तो एंगल के कितना है 120 है, प्लस एंगल एस बराबर 180, तो एंगल एस बराबर हो गया 180 माइनस 120, तो ये कितना हो गया 60। तो भैया ये कितना निकल गया, ये निकल गया मेरा 60। ये कितना निकल गया, ये 60 निकल गया, ठीक है। अब आता हूं मैं इस वाले ट्रायंगल पे, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये वाले की, है ना। ये 60 नहीं निकला है, 60 ये निकला है, ये 60 निकला है ना, ये वाला जो एंगल निकला है ना, ये निकल गया 60। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए, अब मैं कौन से चतुर्भुज की बात करता हूं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना, काय में, क्लू में, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल एल बराबर हो जाएगा एंगल ई, क्यों, आसन सम्मुख कोण है ना, क्या है, सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण है तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा, एंगल ई मेरा हो जाएगा 70। ये वाला जो कोण है ये हो गया 70, है ना। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इधर के और इधर के एंगल मुझे पता होना चाहिए थे, इधर के और इधर के एंगल पता होना चाहिए थे। हालांकि मैंने इधर का एंगल निकाल लिया, इधर का निकल गया 70 और इधर का जो एंगल निकाला वो कितना निकला, एंगल एस, वो निकला 60। दोनों एंगल निकाल लिए। अब दोनों एंगल निकाल लिए तो अब मैं आता हूं इस वाले ट्रायंगल में, ये ए वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूं तो वही क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज नियम क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको दिया था, ये तो 70 दिया था, ये यहां पे 60 दिया था, ये यहां पे x है इजिकल्स टू 180, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 130 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। ये देखिए हमने निकाल लिया, x का मान आ गया 50, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल वो आ गया 50, ठीक है। आप बिल्कुल डिग्री लगाना मत भूलना, है ना, बिल्कुल डिग्री लगाना मत भूलना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके मार्क्स भी कैंसिल होते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन खत्म किया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने कैसे करते हैं, कैसे एंगल को पकड़ते हैं, मैं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये समांतर चतुर्भुज की जितनी भी गुण होते हैं ये मुझे इसके गुण पता है, इसलिए सॉल्व हो रहा है। अगर इनके गुण मुझे नहीं पता होते ना तो मुझे दिक्कत होती इनको सॉल्व करने में। मुझे गुण पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, ये सब कुछ चीजें मुझे इजीली पता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी ऐसे ही याद करो, इसलिए आप लोगों को भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है,
बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब भैया चलिए समलंब की बात कर रहे हैं, तो समलंब क्या होता है सबसे पहले हम बताते हैं। समलंब को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं समलंब, समलंब का मतलब होता है ट्रेपेजियम। क्या होता है समलंब का मतलब, ट्रेपेजियम, है ना। अब चूंकि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को एक रूल के जरिए बताता हूं। जैसे ये मान के चलिए ये दो समांतर लाइन है, ये L है और ये M है, ये दो समांतर लाइन है। और समांतर लाइन को अगर ये जो लाइन कहलाती है ना, ये एक त्रियक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ये एक त्रियक रेखा कहलाती है, ये एक त्रियक रेखा है, ठीक है। तो अगर एक त्रियक रेखा कहलाती है तो इनके अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं ना, वो 180 डिग्री के होते हैं, तो ही तो ये समांतर रेखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाले एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, मतलब एंगल M प्लस एंगल N, मतलब क्या करता हूं, एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है होता है। मतलब ये जो आसन्न कोण है, अगर इनका मान 180 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइनें समांतर हो जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का जो रूल है वो भी यही कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर मुझे इनको पैरेलल लाइन बताना है तो क्या होगा, अगर इसको कोई त्रियक रेखा काटती है तो यहां पर जो दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों की मान 180 है, तब जाके ये दोनों समांतर हैं। तो मैं देखता हूं कि ये हो गया 100 और ये हो गया 80, ये कितना हो गया 180, ये 180। तो इसमें क्या हुआ, मेरी जो दो लाइन है NM समांतर हो जाएगी KL के, मतलब कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये समांतर हो जाएगी, ये त्रियक रेखा इसको काट रही है, तो ये दोनों M जो हमारी NM और KL जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में दिया था बताइए ये आकृति एक समलंब है जिसकी कौन सी दो भुजा समांतर है, तो भैया इसकी ये दोनों भुजाएं क्या हैं, वो समांतर है। हमको यही चीज इसके अंदर प्रूफ करना थी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें बताना है आकृति 3.33 में एंगल C का ज्ञात कीजिए, एंगल C ज्ञात कीजिए और AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC ये बताना है। एंगल C को भी ज्ञात कीजिए। और देखिए इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए इसका मेरा पहला वाला क्वेश्चन है, उसी का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और दोनों को पैरेलल भी बताना है। तो वो पैरेलल क्या होगा, तो उसका भी हम लोग रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाता हूं। देखिए यहां पर मान के चलिए ये आपकी लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है L और M, इसको एक त्रियक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो एंगल है ये तो बन रहा है आपका 120। अगर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका दोनों को मिलाकर अगर 180 हो जाता है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, ये भी एक रूल होता है कि अगर दो रेखाओं को अगर कोई तीसरी त्रियक रेखा काटती है तो उनके आसन्न कोणों का मान 180 होता है, तो वो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो यही रूल्स हम लोग उसके अंदर लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा एंगल C निकालते हैं। तो चलिए एंगल C निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आसन्न कोण हम लोग बोलेंगे इसको, आसन्न कोण, ठीक है। अब उसके बाद एंगल B तो क्या है 120 प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल C बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा 60। एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल C ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। अब आपने देखा कि ये दोनों जो कोण हैं, है ना, मतलब एक लाइन आपकी ये है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं, तो एक रेखा इसको काट रही है। तो आपने देखा कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, DC और AB पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका रूल क्या लिखोगे आप लोग कि अगर दो रेखा को अगर कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बनने वाले दो आसन्न कोणों का मान अगर 180 होता है तो वो दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। बस यही रूल हमको इसके अंदर लिखना है। आई बात समझ में? लिखेंगे कैसे, चलिए पूरा देखिएगा। यदि
त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने आसन्न कोणों का मान 180 होता है ना। आसन्न कोण का मान 180 होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपने इस डायग्राम में देखा, यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो त्रियक रेखा है वो हमारी CD है ना, और यहां पर DC जो है, यहां पर क्या हो जाएगा, DC जो समांतर हो जाएगा किसके, AB के। तो ये रूल के साथ आप अपने क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। क्या होता है कि त्रियक रेखा, ये है आपकी त्रियक रेखा, तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने आसन्न कोणों का योग अगर 180 होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। तो यहां पर जैसे मान के चलिए L और M, तो यहां पर L और M क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो बहुत इजी रूल्स रेगुलेशन है। चलिए हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आकृति 3.34 में P तथा S की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मुझे निकालना है P और S, सबसे पहले ये निकालना है। और SP जो है वो समांतर है RQ के। यदि R ज्ञात करते हैं, यदि आप R ज्ञात करते हैं तो P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है, तो मुझे पहले तो जो अपनी विधि है वो तो मैं लगाऊंगा, तो इससे एक दूसरी विधि भी है। तो चलो पहले विधि निकालने से पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एंगल Q है ना, एंगल Q प्लस एंगल P बराबर 180 क्यों हुआ, आसन्न कोण है भैया, ये क्या है, आसन्न कोण। तो निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो Q कितना था, 130, एंगल P बराबर 180, तो एंगल P बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 130, तो एंगल P कितना निकल के आया, 50। ये हमारा निकल गया 50, ठीक है, ये एंगल P निकल गया। अब उसके बाद क्या बोला है, एंगल क्या निकालना है, एंगल S निकालना है। तो एंगल S निकालने के लिए R जो निशान है, आपको पता है कि ये जो निशान है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर भी एंगल R प्लस एंगल S बराबर 180, तो एंगल S R जो है वो 90 है, तो एंगल S बराबर हो गया 180, तो एंगल S बराबर हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल S भी कितना हो गया, ये 90 हो गया। ये हमने एंगल S भी निकाल लिया, एंगल S बराबर हो गया 90, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये एंगल निकल गया। तो अब एंगल R जो था, एंगल R भी 90 था, है ना, एंगल R क्या था, एंगल R 90 था। तो देखिए ये 90, ये 90, ये 90, और ये कितना निकला, ये हमारा निकल गया कितना, 50 निकल गया, है ना, 50 निकल गया ये हमारा। अब उसके बाद यहां पर वही बात मैं लिख भी सकता हूं कि अगर वही बात कि देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इसको एक त्रियक रेखा काट रही है। तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ, त्रियक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले एंगल का माप अगर 180 होता है तो लाइनें पैरेलल होती हैं। या आप ऐसा भी बोल दो कि अगर समांतर रेखा होती है तो उनके अंदर बनने वाले जो एंगल होते हैं, एक ही तरफ बनने वाले जो एंगल होते हैं उनकी माप 180 डिग्री होती है, ये भी आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इनने बोला है क्या कोई दूसरी मेथड है, क्या कोई ज्ञात करने का एक से अधिक विधि है, तो हम लिखेंगे हाँ है, एक और विधि है इसको निकालने की, तो हम लिखेंगे दूसरी विधि, P निकालने की। क्या निकालेंगे, P निकालने की दूसरी विधि। P निकालने की दूसरी विधि क्या होगी, हम जानते हैं कि ये एक चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज में क्या होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर 360, ठीक है, 360। अब उसके बाद एंगल P कितना है, एंगल P मुझे निकालना है। एंगल Q कितना है, एंगल Q जो है वो 130 है ना, ये 90 है और ये भी 90 है।
और ये 360 है। तो चलिए एंगल P है ना, ये हो गया 130 और ये हो गया 180 बराबर 360। अब उसके बाद ये हो जाएगा P प्लस 0 8 11 11 की 1 हासिल का आई 1, तो 1 और 1 2 और 1 3 310 बराबर 360। तो हो जाएगा एंगल P बराबर 360 माइनस 310, तो एंगल P बराबर कितना आ गया 50। ये एंगल P भी यहां पर दूसरी विधि से मैंने निकाला तो एंगल P 50 आया, पहली विधि से भी निकाला तो एंगल 50 आया और दूसरी विधि से भी निकाला तो एंगल कितना आया 50 आया। तो आपने देखा कि हमसे जब पूछा था कि यहां पर अगर दूसरी विधि है तो मैंने बोला हाँ है, दूसरी विधि भी है, लेकिन वो कब है, वो जब है कि जब मैंने बाकी के एंगल निकाल लिए, है ना। पहले मैंने आर, इनने क्या बोला, जब आप आर निकाल लो, है ना, तो मैंने आर निकाल लिया, आर निकालने के बाद फिर मैंने एस निकाल लिया, फिर जब सारे एंगल मेरे पास थे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ऐसे मैंने एंगल पी की वैल्यू निकाल ली और इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। और आपने देखा इस तरह से हमने अपने 3.3 जो प्रश्नावली थी उसको भी हमने पूरा कर लिया। मेरे आने वाली वीडियो में आप लोग देखोगे 3.4 एक्सरसाइज जो है उसको हम पूरा करेंगे। इसी तरह से हमारा तीसरा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। मेरे आपको जितने भी वीडियो आपको देखना है वो सारे वीडियो आपको जाना पड़ेगा कहां। सबसे पहले आप लोग अपने गूगल पेज को ओपन करेंगे, उसमें आप लोग डालेंगे मैग्नेट ब्रेन्स। उसके बाद यहां पर एक पेज ओपन होगा, यहां पर क्लास 8 और उसके बाद CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको जो भी क्लासेस का है, जैसे आपने 8th का है तो 8th के वीडियोस यहां पर आपके सामने आएंगे। जैसे यहां पर अभी आप 8th का देख रहे हैं, बाकी जो क्लासेस है आप उन पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पेज ओपन होंगे। यहां पे आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके सामने जो भी जैसे मैथ्स है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो वहां पर उन सबके पाठ्यक्रम ओपन हो जाएंगे। यहां पे जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के सारी यहां पर जितने भी अध्याय या जो भी एक्सरसाइजेस या जो भी प्रश्नावली हम लोग पढ़ा रहे हैं वो यहां पे ओपन हो जाएंगी। आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप अपने वीडियोस के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो देता है 6 से 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, इसलिए आप अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो और आपके फ्रेंड्स हो आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।